दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आजकल आपको अफ्रीका के तंजानिया के अंदर नोजोम्बे नाम का जो इलाका है वहाँ के मानव भक्षी बब्बर शेरों की स्टोरी सुना रहा हूँ। वो 15-16 की गिनती के बब्बर शेरों का एक ग्रुप था जिन्होंने 1500 से लेकर के करीब 2000 तक इंसानों को 15 सालों के अंतराल के अंदर मारकर खा लिया था। और पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बब्बर शेरों के इस ग्रुप ने एक रसोइये को मारकर खा लिया था। एक दूसरी घटना ईसाई मिशनरियों के द्वारा जॉर्ज रश्बी को बताई गई। 1 महीने पहले एक आदमी इस कंपाउंड के बाहर से दिन दहाड़े खूब धूप में एक शेर के द्वारा उठा लिया गया था। दरअसल में यह बब्बर शेरों का ग्रुप नहीं था, यह एक अकेला नर शेर था। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नर शेर जो झुंड को छोड़ करके गश्त पर निकल जाता है। इसके कई कारण होते हैं, क्योंकि ये जो नर शेर होते हैं ये झुंड को छोड़ करके टेरिटोरियल पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। वे अपने इलाके में गश्त करते हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं और सेंट मार्किंग करते हैं, अपनी गंध को छोड़ते हैं और दहाड़ दहाड़ करके दुश्मनों को अपने इलाकों से दूर रहने के लिए चेतावनी देते हैं। इसके अलावा ये जो नर शेर जब अकेले अपनी गश्त पर निकलते हैं तो ये दूसरे जो घुसपैठिए शेर होते हैं उनकी तलाश करते हैं, आवारा नर शेरों को ढूंढ करके उन्हें खदेड़ते हैं और अपनी प्राइड की रक्षा करते हैं। क्योंकि ये जो आवारा नर शेर होते हैं ये प्राइड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अपने झुंड को छोड़ करके एक नर शेर गश्त पे निकला हुआ था और वो मिशनरियों के कंपाउंड में पहुंच गया और दिन दहाड़े उसने वहां से एक इंसान को उठा लिया और उस नर शेर के द्वारा उस इंसान को सीधा ही कमर से उठा लिया और उसको मारा भी नहीं और जिंदा ही उस इंसान को कमर से उठा करके वो सीधा ही जंगल की तरफ भाग गया। और उसके चिल्लाने की आवाज़ों से जो मिशनरियों के जो गार्ड रखे हुए थे वो बाहर आए, लेकिन इसके बीच में वो जो नर शेर था वो उस इंसान को उठा करके कांटे वाली झाड़ियों के बीच में से बड़ी तेजी से भागा, क्योंकि उसे अंदेशा हो गया था कि उसका पीछा किया जाएगा, क्योंकि कंपाउंड के अंदर हलचल की आवाज़ें उस नर शेर को आ गई थी। लेकिन वो जो कांटों वाले झाड़ियों के बीच में से जब बब्बर शेर निकल के भागा तो जो कांटे थे वो उसके मुंह पर चुभ गए और मुंह पर कांटे चुभने की वजह से जो नर शेर था उसने अपने शिकार को जमीन पर रख दिया। और जमीन पर जब उसने उस व्यक्ति को रख दिया तो वो व्यक्ति लगातार शोर मचाता रहा और इतने में जो कंपाउंड के जो गार्ड थे वो राइफलों से गोलियां चलाते हुए उस दिशा की तरफ आए जिस दिशा की तरफ वो शेर उस व्यक्ति को लेकर के गया था। और इस प्रकार वो शेर डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसे कांटों से भी दर्द हो रहा था और वो अपने पंजों से अपने मुंह पर लगे हुए कांटों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार मुंह पर कांटे चुभ जाने की वजह से वो जो व्यक्ति था उसकी जान बची। और उन ईसाई मिशनरियों के द्वारा बताया गया कि जितने भी अब तक 2000 के आसपास इंसान इन शेरों के द्वारा मारकर खाए गए हैं, यह एक अकेला केस है जो कि एक व्यक्ति जिंदा बब्बर शेरों के जबड़े के मुंह से बचकर आ गया। तब जॉर्ज रश्बी ने मिशनरी को बताया कि वो अकेला बब्बर शेर था, इसलिए उस व्यक्ति की जान बच गई। अगर वो ग्रुप होता तो दूसरे जो शेर थे वो उस व्यक्ति को उठा करके ले जाते या फिर दूसरे शेर खींच करके उसके टुकड़े कर देते और तब उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। क्योंकि बब्बर शेरों के ग्रुप में से बच करके निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। 1-2 बब्बर शेर हो तो बात अलग है, 7-8 बब्बर शेरों के ग्रुप में से बचने के लिए संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। इसके बाद जो जॉर्ज रश्बी थे वो किडगाला मिशनरी के कंपाउंड में गए। यह मिशनरी पोलैंड के शरणार्थियों का एक कैंप था और ये पोलिश भाषा बोलने वाले लोग थे। और इस किडगाला
मिशनरी के कंपाउंड का जो प्रमुख था उसका नाम था मिस्टर वैगनर। मिस्टर वैगनर भी इन मानव भक्षी शेरों से बहुत परेशान था, क्योंकि पिछले 4 वर्ष में इस किडगाला मिशनरी के आसपास के इलाके में इन बब्बर शेरों के द्वारा करीब 200 इंसानों को मारकर खा डाला गया था और आसपास के जो गांव थे वे उजड़ गए थे। और इसकी वजह से जो मिस्टर वैगनर थे उन्होंने आसपास के जंगल में करीब 1 दर्जन मचाने जगह जगह बांधी और वो बारी बारी से खुद उन मचानों के ऊपर बैठ करके उन बब्बर शेरों का इंतजार करते थे। रातों को वो बैठ जाते थे और कोई बकरी बांध लेते थे या फिर कोई भेड़ बांध लेते थे, ताकि उससे आकर्षित होकर बब्बर शेर आए और उनका शिकार किया जा सके। लेकिन मिस्टर वैगनर को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। और एक दिन की बात है, जो मिस्टर वैगनर थे उनकी तबीयत कुछ खराब थी, तो उन्होंने 2 इतालवी सैनिकों को, यानी वो जो पोलिश जो कैंप था किडगाला का, वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए इटली के कुछ फौजियों का ग्रुप लगा हुआ था। करीब 15-20 इटली के फौजी थे जो कि इस शरणार्थी कैंप की रक्षा के लिए वहां पर रखे गए थे। और मिस्टर वैगनर ने उनमें से 2 इटली के सैनिकों को एक मचान पर बैठने के लिए बोला। पिछले कई सप्ताह से उन मानव भक्षी शेरों के स्वागत में ये जो इटली के सैनिक थे ये मचानों पर अपनी राइफलों के साथ बैठ जाते थे और उनका इंतजार करते रहते थे। लेकिन जंगल के राजा की सवारी कहीं और ही निकल जाती थी और ये दोनों इतालवी सैनिक इंतजार करते ही बैठे रह जाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, दोनों इटली के सैनिक एक मचान पर बैठे हुए थे और चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक शेर दूर से चला आ रहा है और उनकी जो आशाएं थी वो एकदम आसमान की तरफ चढ़ गई। और वो दोनों जो इतालवी सैनिक थे वो राइफल संभाल करके बैठ गए और उसके नजदीक आने का इंतजार करने लगे ताकि उस शेर को गोली मारी जा सके। तभी उन्होंने देखा कि उसके पीछे उनको दूसरा शेर नजर आ रहा है और फिर उसके बाद उनको तीसरा शेर नजर आया। और ऐसे करते करते अब तो शेरों की पूरी बारात ही उनको नजर आने लगी। करीब 12-13 शेरों का जो ग्रुप था वो धीरे धीरे उनके मचान की दिशा की तरफ बढ़ने लगा। और इतने सारे शेरों को देख करके जो वो दोनों फौजी उस मचान पर बैठे हुए थे वो घबरा गए। सबसे आगे आगे एक शेरनी चल रही थी और उससे पीछे करीब 20-25 फीट के फासले पर पूरा बब्बर शेरों का ग्रुप आ रहा था। वो 12 से 15 बब्बर शेरों का ग्रुप था। और जो इटालवी जो 2 फौजी मचान पर बैठे हुए थे, इतने सारे शेरों को देख करके वे घबरा गए। उनको समझ में नहीं आया कि इनको गोली मारी जाए या ना मारी जाए और या इनको निकलने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले केवल एक शेरनी को देखा था और उन्होंने सोचा कि इसको गोली मार दी जाएगी। लेकिन इतने सारे शेरों को देख करके उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जब वो शेरनी इनकी मचान के नीचे से निकल रही थी तो एक जो इतालवी फौजी था उसने थोड़ा सा जैसे ही झांक करके नीचे देखा कि वो शेरनी कहाँ तक पहुंच गई है, तभी उसके सिर पर जो पहनी हुई कैप थी वो नीचे गिर गई। और उस कैप के नीचे निकलते ही वो जो शेरनी थी वो एकदम से सावधान हो गई। और इतने में वो जो दूसरा ग्रुप था वो भी पास आ गया और उन शेरों को, उन इतालवी सैनिकों की भनक लग गई। और उन सभी बब्बर शेरों की जो आंखें थी वो टॉर्चों की तरह चमक रही थी और वे सभी बब्बर शेर ऊपर की तरफ उन दोनों फौजियों को देख रहे थे। तो सभी शेर बुरी तरह से गुर्राने लगे और वो इतनी बुरी तरह से गुर्रा रहे थे कि जो ऊपर दोनों फौजी बैठे हुए थे उनके हाथ में पकड़ी हुई जो राइफलें थी वो भी नीचे जा गिरी। और उन राइफलों के नीचे गिरते ही वो जो बब्बर शेरों का ग्रुप था उन राइफलों के ऊपर टूट पड़ा और उन राइफलों को उन्होंने दांतों से दबा लिया। और बाद में जब उनको बचाने के लिए दूसरे इतालवी फौजी आए थे तो उन्होंने देखा था कि राइफलों के जो बट थे उनके ऊपर गहरे गहरे शेरों के दांतों के निशान पड़े हुए थे और उन्होंने जो उनकी नाल थी उसको भी डेंट डाल दिया था अपने मुंह में दबा करके। ये उनकी जबड़ों की पावर का
एक सूचक था कि उन्होंने राइफल की जो नाल थी उस पे भी हल्के हल्के डेंट डाल दिए थे, और जो बट था पीछे लक्कड़ का उसको तो उन्होंने लगभग दांतों से चीर ही डाला था। वो सारे बब्बर शेरों का ग्रुप मचान के उस पेड़ के ऊपर इस तरह से लपक रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। तो दो शेरनियों ने उस मचान के ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, और दोनों शेरनियां पेड़ के ऊपर चढ़ने में कामयाब भी हो गई। जब शेरनियों को पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए उन शिकारियों ने देखा तो वे घबरा करके मचान को छोड़ करके और ऊंची डालियों पर जा चढ़े, और अगर वे मचान पर बैठे रहते तो जरूर उन शेरनियों के हत्थे चढ़ जाते। उस मचान के बाद में जो डालियां पतली थी उस पर उन शेरनियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुई, और शेर बुरी तरह से दहाड़ रहे थे, और केवल 8-10 फीट दूर ऊपर बैठे हुए वे इतालवी फौजी तो चिल्ला भी नहीं पाए। उनकी जुबान जो थी वो चिपक गई थी, लेकिन शेर बुरी तरह से दहाड़ रहे थे, गुर्रा रहे थे, और उनके गुर्राने और दहाड़ने की जो आवाज़ थी जब कंपाउंड में गई तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि ये इतनी लगातार जो शेरों का ग्रुप है वो क्यों दहाड़ रहा है। तो वहाँ से करीब 10 इतालवी फौजियों का एक दस्ता हवाई फायर करता हुआ निकला। तब शेर वहाँ से भागे और उन दोनों इतालवी फौजियों की जान बची। जॉर्ज रश्बी इन सभी बातों को सुनकर के काफ़ी हैरान थे, खासकर ये जो दोनों इतालवी फौजी थे इनके द्वारा शेरों को देख करके उनको गोली ना मारना और उल्टा पेड़ों पर चढ़ जाना, इस घटना से वो काफ़ी हैरानी महसूस कर रहे थे, क्योंकि फौजियों को तो गोली मारने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इन बब्बर शेरों को देख करके वो फौजी घबरा गए थे। नोजोम्बे के आसपास के जो गांव थे वो इस तरह से उजड़ गए थे कि इतिहास में पहले कभी भी वो ऐसे नहीं उजड़े हुए थे। गांव वाले अपने जानवरों को लेकर भाग गए थे, गांव में निर्भयता छा गई थी। इतनी जल्दबाजी में गांव को खाली किया गया था कि गांव के जो दरवाजे थे वो खुले छोड़ दिए गए थे। गांव के रास्तों में गांव की जो झोपड़ियां थी उनके आंगन में झोपड़ियों के जो दरवाजे खुले हुए थे, उन खुले दरवाजों के अंदर जा करके उनके जो कमरे थे वहां तक बब्बर शेरों के पगमार्क जॉर्ज रश्बी को उजड़े हुए गांव में मिले थे। साफ जाहिर था कि आदमखोर शेरों का झुंड इन खाली पड़े गांव में खुले दरवाजों की झोपड़ियों में मानव शिकार की तलाश में अभी भी आता है, और जॉर्ज रश्बी के लिए ये जो खुले हुए दरवाजे वाली झोपड़ियां थी ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि गांव में घूमते हुए जो कच्चे रास्ते इन खुले हुए दरवाजे वाली झोपड़ियों के पास से जाते थे, और इन खुले दरवाजे वाली किसी भी झोपड़ी में शेरों के छिपे होने की पूरी संभावना थी। और इतना बड़ा खतरा उठा करके जो रश्बी थे वो इन बब्बर शेरों को ढूंढते फिर रहे थे। ये आदमखोर शेर इतने ज्यादा दुस्साहसी हो गए थे कि उन्होंने मानव शिकार को अपना अनोखा तरीका अपना लिया था। ये शेर इकट्ठे होकर के आते थे, एक गैंग बनाकर आते थे, और गांव में आकर के पहले ये पूरे गांव का एक चक्कर लगाते थे, क्योंकि जॉर्ज रश्बी को जब इन शेरों को ढूंढने के लिए उन्होंने जंगल में गश्त लगाई थी, कई गांव के चारों तरफ उनको इन बब्बर शेरों के पगमार्क मिले थे, और कुछ गांव वालों ने भी उनको बताया था कि ये बब्बर शेर जब किसी गांव पर हमला करते थे तो गांव के चारों तरफ चक्कर लगाते थे एक गैंग की तरह, और फिर किसी एक झोपड़ी की छत पर दो शेर कूद जाते थे, और झोपड़ी की जो छत घास फूस की बनी होती थी वो चरमरा उठती थी या कई बार टूट भी जाती थी। तो उस झोपड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते थे वो अपने पारंपरिक हथियार लेकर के, भालों को लेकर के, डंडों को लेकर के, दरवाजे को खोल करके जान बचाने के लिए जब बाहर आते थे तो जो बाहर शेर छिपे होते थे वे उनको पकड़ लेते थे। उनके जो पारंपरिक हथियार थे जैसे भाला है या डंडा है या कुल्हाड़ी है, वो 1-2 शेर हो तो उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन 8-10 शेरों का मुकाबला उनसे नहीं किया जा सकता था। और इस प्रकार ये जो बब्बर शेर थे ये गैंग बना करके इंसानों का शिकार कर रहे थे। ऐसे ही एक व्यक्ति जॉर्ज रश्बी को मिला और उसने इस मानव भक्षी शेरों के साथ अपनी आप बीती सुनाई। उस व्यक्ति ने बताया कि उस दिन शाम का समय था, सूरज डूबने की तैयारी में था। उसकी पत्नी घर से कुछ 100 कदम की दूरी पर मक्के के खेतों में मक्का लाने के लिए गई थी, और वो सड़क से घर को वापस लौट रही थी। तभी पीछे से एक शेर आया और वो उसकी पत्नी को उठा करके ले गया। जब उसकी पत्नी ने मरने से पहले
एक बार जोरों से चिल्लाई तो उस व्यक्ति ने अपने झोंपड़ी से बाहर आकर देखा कि एक शेर उसकी पत्नी को कमर से उठा करके ले जा रहा है और वो अपने बचाव में हाथ पैर पटक रही थी और साथ में चिल्ला भी रही थी। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी उस व्यक्ति ने, तो किसी भी पड़ोसी ने उसको मदद करने से इनकार कर दिया। और ऐसा ही आतंक था उन मानवभक्षी शेरों का उस समय अफ्रीका के नजोम्बे के इलाके में। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी एक पुरानी टोपीदार बंदूक उठाई और अकेला ही अपनी पत्नी को बचाने के लिए मक्के के खेतों की तरफ चला गया। करीब 100 कदम जाने के बाद में उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी पत्नी की लाश को एक शेरनी बैठी खा रही है और एक दूसरी शेरनी उस शेरनी से करीब 10 कदम की दूरी पर उसकी वाइफ की कटी हुई जांघ को अपने मुंह में दबा करके बैठी हुई है। और उन दोनों ने इतनी खूंखार भरी आंखों से उस व्यक्ति को देखा कि उस व्यक्ति की जुबान को लकवा मार गया, उसकी टांगों को लकवा मार गया और उसने अपने हाथ में जो टोपीदार बंदूक पकड़ी हुई थी उस टोपीदार बंदूक का कैप नीचे गिर गया। जब उस व्यक्ति की जो टोपीदार बंदूक थी उसका कैप नीचे गिरा तो उससे जो आवाज हुई तो उन शेरनियों ने चौंक करके उस व्यक्ति की तरफ देखा और बड़ी तेज गुर्राहट की। और गुर्राहट करने के बाद में यह तो गनीमत थी कि उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं किया, नहीं तो वो व्यक्ति भी उसकी पत्नी की तरह उन दोनों शेरनियों का शिकार बन जाता। उन दोनों शेरनियों के पास में अपना शिकार था, शायद इसी वजह से उन्होंने उसके पति के ऊपर हमला नहीं किया। और एक शेरनी उसकी पत्नी की आधी खाई बॉडी को उठा करके और आगे चली गई और दूसरी शेरनी उसकी आधी कटी हुई टांग को मुंह में दाब करके अंदर मक्के के खेतों में चली गई। और जो वो व्यक्ति था वो वहीं पर खड़ा ही रह गया। ये जो टोपीदार बंदूक है ये 19वीं और 20वीं सदी में होती थी। टोपीदार बंदूक में परकशन कैप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये कैप निकलकर गिर जाए या गीला हो जाए तो गोली से फायर नहीं होता, चाहे कितना ही ट्रिगर दबा लो। यह कैप पीतल या तांबे का एक छोटा सा कपनुमा चीज होती है और जब एक बार यह गिर जाता है तो फिर गोली का फायर नहीं होता। इस प्रकार की तमाम घटनाओं ने वहां के लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा खौफ भर दिया था कि लोग अपने घरों में शाम को 5 बजे के बाद से बाहर ही नहीं निकलते थे। बंद दरवाजों की झोपड़ियों के अंदर वे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे। अगर बहुत जरूरी बात करनी होती थी तो केवल विस्पर करके फुसफुसा कर ही वो बात करते थे। और उस समय बिजली तो होती नहीं थी तो एक छोटा सा लैंप झोपड़ी के अंदर जल रहा होता था और उसकी जो परछाई अपनी परछाई जो बनती थी उस लाइट से, उससे भी वो कई बार घबरा जाते थे और वो उस लाइट को भी नहीं जलाते थे। खूब अंधेरा करके वो शाम के 4 बजे ही अपनी झोपड़ी में बंद हो जाते थे। इतना ज्यादा उन शेरों का वहां पर आतंक छा गया था। लोकल लोग बाग थे, गांव वाले, उनका मानना था कि इन शेरों को कभी नहीं मारा जा सकता और जो व्यक्ति इन शेरों को मारने की कोशिश करेगा वो खुद भी मारा जाएगा। एक और बहुत बड़ा अंधविश्वास नौजवानों के लोगों में यह फैला हुआ था, उनके मन में पूरा आतंक था उस अंधविश्वास का। दरअसल में एक गांव ईआई था। ईआई गांव का मुखिया था माता मुला मंगेरा। यह माता मुला मंगेरा नंजेबो का प्रसिद्ध तांत्रिक था और जादू टोने वाला था, जिसको किसी कारण प्रशासन ने उसकी मुखिया की पोस्ट से हटा दिया था। और जब उसको मुखिया की पोस्ट से हटाया तो उसके कुछ दिनों के बाद ही ये मानव भक्षण की घटनाएं थी ये शुरू हो गई। और उनकी इन घटनाओं के शुरू होने से जो लोकल गांव वाले थे उनके मन में ये धारणा बन गई कि ये जो माता मूला था, ये जो तांत्रिक, ये ही इन बब्बर शेरों को भेजता है और ये ही इन बब्बर शेरों को कंट्रोल कर रहा है। बब्बर शेर इसके कहने में है, इसके कंट्रोल में है और अगर इसको दोबारा से मुखिया बना दिया जाए तो बब्बर शेरों की ये जो घटना है ये बंद हो जाएगी, मानव भक्षी की घटनाएं। और जब जॉर्ज रश्बी माता मुला मंगेरा के बारे में गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करता था
कोई जानकारी लेना चाहता था तो उन लोगों के चेहरे पर एक जबरदस्त खामोशी छा जाती थी। एक अजीब सा डर उनके चेहरे पर नजर आने लगता था। वे कोई भी बात बताते नहीं थे। उनको लगता था कि अगर वो कुछ बताएंगे तो जो माता मुल्ला है वो अपने शेरों को उनके हत्या करने के लिए भेज देगा। इतनी सारी जानकारी लेकर के जॉर्ज रश्बी 15 दिनों के बाद मुंबईया किसी काम से वापस चले गए। दरअसल में जो जॉर्ज रश्बी थे वो मुंबईया में ही नौकरी करते थे और मुंबईया जाकर के जॉर्ज रश्बी ने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि किस प्रकार इन बब्बर शेरों को मारा जाए, इनको ठिकाने लगाया जाए। और 15 दिनों के बाद में जॉर्ज रश्बी दोबारा से नोजोम्बे आ गए। वास्तव में जो जॉर्ज रश्बी की फैमिली और उसकी पत्नी, 2 बच्चे मुंबईया में ही रहते थे और उनकी सरकारी ड्यूटी गेम रेंज ऑफिसर की जो ड्यूटी थी वो भी उनका ऑफिस मुंबईया में ही था। कई दिनों की सोच विचार के बाद में जो जॉर्ज रश्बी थे उन्होंने 10-12 जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको अपने साथ लिया और करीब 10-12 ही उन्होंने जो ट्रैप गन थी वो जंगल में जगह जगह फिट करवाई, ताकि अगर कोई मानवभक्षी शेर उन झाड़ियों के बीच में से निकले और रस्सी खिंच जाए और गोली अपने आप चल जाए, और इस प्रकार ऑटोमेटिकली गोली चलने से वो शेर मारा जा सकता था। लेकिन वो ट्रैप गनें भी कहीं काम नहीं आई और इस प्रकार उन मानवभक्षी शेरों का आतंक लगातार जारी रहा। उनके द्वारा इंसानों को मारने की जो घटनाएं थी वो होती रही। इन बब्बर शेरों को मारने में जॉर्ज रश्बी को एक और वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी और वो वजह थी इन बब्बर शेरों का इकट्ठा होकर के अपने शिकार को मारना। दरअसल में जो बब्बर शेर होते हैं जब किसी शिकार को करते हैं तो इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये अपना शिकार पूरा ही खा डालते हैं और कोई भी उसका हिस्सा नहीं छोड़ते, तो वो दोबारा लौटकर वहाँ पर आते ही नहीं। जब वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं तो वो आएंगे किस लिए। लेकिन जब टाइगर किसी इंसान को मारता है तो उसका बाकी बचा हुआ जो मांस होता है, जो शरीर होता है, उसको खाने के लिए वो दोबारा लौट कर आता है। और ऐसी अवस्था में पेड़ पर मचान बांध करके टाइगर का शिकार किया जा सकता है। और लेपर्ड के मामले में भी यही पोजीशन है, क्योंकि लेपर्ड भी दोबारा अपने शिकार पर खाने के लिए आता है। लेकिन बब्बर शेरों का ये जो ग्रुप था ये कुछ छोड़ते ही नहीं थे, तो बैठने की तो कोई बात ही नहीं थी। इस वजह से जॉर्ज रश्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि इन बब्बर शेरों का शिकार कैसे किया जाए, क्योंकि वो भेड़ों को बांध करके, बकरियों को बांध करके कई कई रातों तक मचानों पर बैठे थे और उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब जॉर्ज रश्बी ने फैसला किया कि जान हथेली पर रख करके इन बब्बर शेरों का जंगल में पीछा किया जाए, इनको ढूंढा जाए और ढूंढ ढूंढ कर इनको मारा जाए। इसके लिए उन्होंने एक संचार व्यवस्था की स्थापना की, क्योंकि उस समय ग्रेट नॉर्थ रोड उस नोजोम्बे के बीच में से निकलता था। तो जॉर्ज रश्बी ने उस रोड के ऊपर जो गुजरने वाले ट्रक थे उनके जो ड्राइवर थे उनको अपना वाहक बनाया, सूचना पहुंचाने वाला, और उनको बोला कि जब भी कोई मानव भक्षण की घटनाएं हो तो वे उनको उनके कैंप में आकर के बता दें कि उस जगह में मानव भक्षण की घटनाएं हुई हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाए। और इस प्रकार जो मानव भक्षण की जो घटनाएं थी, उन बब्बर शेरों के द्वारा इंसानों के ऊपर अटैक करने की जो घटनाएं थी, उसकी सूचना जॉर्ज रश्बी को कैंप में अब मिलने लगी। कोई ना कोई ट्रक का ड्राइवर रोज ही उनको कोई ना कोई खबर बता देता था कि उस गांव में बब्बर शेरों ने हमला किया है, उस गांव में बब्बर शेरों ने हमला किया है। तब जॉर्ज रश्बी अपने ट्रक पर सवार होकर के जहां तक रोड जाता था वहां तक जाते थे। बाद में वो पैदल जंगलों में उस एरिया में उतर जाते थे और उन बब्बर शेरों की तलाश करते थे। उससे उनको उन बब्बर शेरों का पीछा करने में थोड़ी आसानी हो गई और इस तरीके से जॉर्ज रश्बी ने बब्बर शेरों का अब पीछा करना शुरू कर दिया था। करीब 2 महीने तक जॉर्ज रश्बी जान हथेली पर लेकर मजनू की तरह मारे मारे जंगलों में घूमते रहे, इन शेरों को ढूंढते रहे, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली। तब जॉर्ज रश्बी ने जो पुराने उनके जो पगमार्क, जो जंगल के जो रास्ते थे वहां पर जहां जहां उनको मिले, वहां पर जॉर्ज रश्बी ने खड्डे खुदवाए और उन खड्डों के अंदर वो खुद बैठे, पूरी रात भर वो बैठते थे। उन खड्डों को तिरपाल से वो ढक देते थे और थोड़ा सा जगह वो खुली रखते थे और राइफल लेकर के स्टूल के ऊपर
वो बैठे रहते थे और साथ में अपना पानी खाने पीने का सामान लेकर के वो बहुत बड़ा खतरा उठा करके बैठ जाते थे। और ऐसा कई बार हुआ कि कभी कोई उनको लेपर्ड मिला, कभी उन्हें रात को लकड़बग्घे मिले, लेकिन बब्बर शेर उनको तब भी नहीं मिले। और इस प्रकार कई रातों का जगराता उन्होंने किया, लेकिन बब्बर शेर उनको नजर नहीं आए। और इस प्रकार 6 महीने बीत गए और उनको अभी तक एक भी बब्बर शेर नहीं मिला था। अप्रैल 1946 का दिन था। मम्बेगो गांव के लोग शाम के 4 बजे ही अपनी झोपड़ियों के दरवाजे बंद करके अपनी झोपड़ियों के अंदर सुरक्षित चले गए थे। और उस शाम को बब्बर शेरों के इस ग्रुप ने जंगल से निकल करके मम्बेगो गांव के ऊपर ही हमला करने के लिए चुना। और शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे 10-12 बब्बर शेरों का एक ग्रुप आया और उन्होंने उस मम्बेगो गांव के पहले तो चारों तरफ 2-3 राउंड लगाए। और राउंड लगाते हुए उनके पगमार्क बने, जिसको कि जॉर्ज रश्बी ने अगले दिन देखा था। और इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बब्बर शेर पहले राउंड लगाते हैं गांव के चारों तरफ। उन बब्बर शेरों के ग्रुप ने 2 दिन राउंड लगाए उस मम्बेगा गांव के चारों तरफ। उस दिन पूरे 12 की गिनती में बब्बर शेर आए थे और इन मानवभक्षी शेरों ने घूम घूम कर पूरे मम्बेगे गांव की देखभाल की। और करीब 1 घंटे तक वे गांव में घूमते रहे और पूरे गांव की गलियों में, गांव के बाहर उनके पगचिन्ह अगले दिन जॉर्ज रश्बी को मिले थे। यह प्राइड किसी कमजोर घर को तलाश कर रही थी कि कोई ऐसा घर जिसकी छत कमजोर हो, जिसको तोड़ करके उसके अंदर घुसा जा सके, या कोई ऐसा दरवाजा जिसको तोड़ करके उसके अंदर घुस करके किसी इंसान को मारा जा सके, या कोई आदमी नेचर काल के लिए बाहर आए तो उसको पकड़ लिया जाए। इसके बाद 12 बब्बर शेरों का वो झुंड 2 हिस्सों में बट गया और गांव के अंदर दाखिल हो गया। एक बकरियों व भेड़ों का झोपड़ी नुमा बाड़ा था। बब्बर शेरों का ग्रुप जब इस बाड़े के बगल से निकला तो बाड़े के अंदर जो भेड़ बकरियां बंधी हुई थी उनको बब्बर शेरों की या तो आहट आ गई, या खुशबू आ गई, या छठी इंद्री ने उन बकरियों को बता दिया कि बाहर खतरा है। तो उन बकरियों में भगदड़ मच गई। अंदर यद्यपि वो सुरक्षित बंधी हुई थी, लेकिन उनके भगदड़ मचने से जो बब्बर शेरों का ध्यान उस बाड़े की तरफ गया और वे बब्बर शेरों का जो 6 बब्बर शेरों का जो ग्रुप था उस बाड़े की छत के ऊपर चढ़ गया। और छत के ऊपर चढ़ने से जो छत थी वो भरभरा कर टूट पड़ी और उस बाड़े के अंदर 2 इंसान सोए हुए थे। और बब्बर शेरों ने बकरियों को तो कुछ नहीं बोला, उन दोनों इंसानों को जा करके पकड़ लिया और छत तोड़ करके वे 6 के 6 बब्बर शेर उस छोटी से बाड़े नुमा में घुस गए थे। और अब उनके जोरों से दहाड़ने की, गुर्राने की आवाजें आने लगी थी, क्योंकि उन्होंने उन दोनों जो चरवाहे थे, भेड़ बकरियों के जो पालक थे, उनको पकड़ लिया था और अब खाने के लिए वो आपस में झगड़ रहे थे। ये बब्बर शेरों की एक खासियत होती है कि जब शेरों का ग्रुप खाने लगता है तो वे झगड़ालू हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और दहाड़ते हैं। अपना मनपसंद खाने के लिए वे एक दूसरे के ऊपर पंजे भी चलाते हैं। वही बब्बर शेर जो पहले एक यूनिटी में होते हैं, वे बाद में आपस में इस एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी हो जाते हैं। जो सबसे शक्तिशाली बब्बर शेर होता है वो सबसे नरम मांस खाता है, बढ़िया वाला हिस्सा खाता है वो बॉडी का। और इन 2 लोगों को उन बब्बर शेरों ने पकड़ करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो जो भेड़ बकरियां थी उन्होंने वो जो दरवाजा था बाड़े का उससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो जो दरवाजा था वो उनसे खुला नहीं और भेड़ बकरियां उस दरवाजे के किनारे पर जाकर के खड़ी हो गई। देखने वाली बात यह थी कि उन 12-13 बकरियों के ऊपर उन बब्बर शेरों ने हमला ही नहीं किया। एक भी भेड़ बकरी को उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे भेड़ बकरियां कांपती हुई अपने मालिक को खाते हुए देख रही थी उन बब्बर शेरों के द्वारा। और ये जो दूसरा बब्बर शेरों का ग्रुप था उसने क्या किया वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा बब्बर शेर का ग्रुप था, ये एक दूसरी झोपड़ी के अंदर चला गया। ये जो झोपड़ी थी, इस झोपड़ी के अंदर एक परिवार सोया हुआ था। एक 8 वर्ष की लड़की थी, 8 या 10 वर्ष की उसकी उम्र होगी, और उसके माँ बाप सोए हुए थे। और 2 जो बब्बर शेर थे
वो उस घास फूस की छत वाली झोंपड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने पंजों से हटाने की कोशिश की घास फूस को, और लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने घास फूस को अपने पंजों से छील छील करके उसको पतला कर दिया था, घास फूस हट गई थी और नीचे हल्की हल्की लकड़ियों का जो फ्रेम था वो नजर आने लगा। और इतने में दो और शेरनियां जंप मार के उस छत पर आ गई और 4 शेरों के वजन से वो जो छत थी वो भरभरा कर नीचे गिर गई। और उस छत के नीचे गिरते ही वो जो फैमिली थी वो उस घास फूस के नीचे दब गई। और जब वो बब्बर शेर नीचे गिरे उस छत के टूटते ही, तो इतने में ही वो जो बब्बर शेर अंदर गिरे थे उनको आवाज आई उन बब्बर शेरों की जो उन दोनों चरवाहों को खा रहे थे और आपस में झगड़ भी रहे थे। तब उन बब्बर शेरों को यह अंदाजा हुआ कि उनका जो पहला ग्रुप है वो तो शिकार करके खा रहा है और क्यों ना वहीं जाया जाए। और उन्होंने उस टूटी हुई झोंपड़ी का पिंड छोड़ा, छलांग मार करके वो बाहर आए और उसी दिशा की तरफ चले गए। अब वहां पर 12 बब्बर शेरों ने कोहराम मचा रखा था, उनके गुर्राहटों की आवाजें आ रही थी और गांव वाले अपने घरों से निकल निकल करके भाग गए, जो भाग सकते थे भाग गए। और वो जो छत टूटी थी उसके जो माता पिता थे वो भी वहां से निकल करके डर के मारे उन जो भाग रहे व्यक्ति थे उनके साथ भाग गए। और वो जो 12 बब्बर शेरों का ग्रुप था वो गांव के एक दूसरे कोने पे उन दोनों चरवाहों को खाने में मशगूल था और वो लड़ झगड़ रहे थे आपस में। और वो जो लड़की थी वो उस घास फूस की छत के नीचे सारी रात दबी रही और उन बब्बर शेरों की गुर्राहट भरी आवाजों को सुनती रही। और इतना भयानक मंजर उस लड़की ने अपने कानों से सुना था। सारी रात वो बब्बर शेर वहां पर दहाड़ते रहे। करीब 2-3 घंटे के बाद में वहां पर शांति छाई और बब्बर शेर खा पी करके वहां से चले गए। उन बब्बर शेरों का इतना ज्यादा खौफ था कि भागते समय उनका अपनी लड़की की तरफ भी ध्यान नहीं रहा कि वो उसको भी ले जाएं या उसको भी ढूंढ लें, और वो अपनी जान बचा करके दोनों ही भाग गए। सुबह जब काफी धूप हो गई तो वो लड़की अपने घास फूस को हटा करके अंदर से निकली और निकल करके उसने देखा कि उसके माँ बाप तो गायब हैं, वो है ही नहीं। उस लड़की को तो ये पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप भाग गए हैं। उस लड़की ने सोचा कि जान पड़ता है उसके दोनों जो माँ बाप हैं उनको भी उन बब्बर शेरों के द्वारा मारकर खा लिया गया है। और जब वो बाहर आई तो तमाम भेड़ बकरियां और मुर्गियां आजाद होकर के घूम रही थी। पूरा का पूरा जो गांव था वो वीरान हो गया था। आधे से अधिक लोग भाग गए थे और जो लोग कुछ बच गए थे वो अभी भी दिन निकलने पर घरों के अंदर ही बंद थे। और वो अकेली लड़की उस गांव के अंदर अपने माँ बाप को तलाशती फिर रही थी, घूम रही थी। और उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि लोग बाग कहाँ चले गए हैं, गांव के अंदर हैं या भाग गए हैं, या उसके माँ बाप को बब्बर शेरों के द्वारा खा डाला गया है, या उसके माँ बाप कहाँ हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1930-1932 के समय में ज़्यादातर जो घर थे वो कच्चे होते थे। अफ्रीका में ही नहीं, भारत के जो गांव थे वहाँ भी कच्चे घास फूस के घर उस समय मिलते थे। आजकल की तरह सीमेंट के घर नहीं होते थे, और अगर पक्के घर होते भी होंगे तो किसी पैसे वाले के होते होंगे, लेकिन आम आदमी तो कच्चे घरों में ही रहता था। जो लोग बाग उस गांव को छोड़ करके भाग गए थे उनमें से कुछ लोग उस ग्रेट नॉर्थ रोड पर चले गए और वहां पर उन्होंने निकलने वाले ट्रक ड्राइवरों को बताया कि किस प्रकार मुंबई गांव के ऊपर रात को बब्बर शेरों के गैंग ने हमला किया है और 2 चरवाहों को वो मारकर खा गए हैं। और इसकी सूचना जॉर्ज रश्बी को 2 घंटे के अंदर ही उसके कैंप में उन ड्राइवरों के द्वारा पहुंचा दी गई। सूचना मिलते ही जॉर्ज रश्बी ने तुरंत अपनी राइफल को संभाला और अपने ट्रक में बैठे। 1-1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद में जॉर्ज रश्बी पैदल 1 घंटे बाद उस गांव में जब पहुंचे तो वहां पर उन्हें केवल इंसानों की चबाई हुई हड्डियां ही मिली। वे जो बब्बर शेर थे वो इंसानों की खोपड़ियों को भी चबा गए थे और उसके बीच में जो ब्रेन था, दिमाग था, उसको भी निकाल करके खा गए थे। और चारों तरफ केवल टूटी चबाई हुई हड्डियां ही पड़ी थी और ऐसा विभत्स दृश्य था वहां पर। जॉर्ज रश्बी उस मुंबेगो गांव में पहुंचे थे तो दोपहर बीतकर शाम का समय हो गया था। घरों के दरवाजों को खुला छोड़कर मुंबेगो गांव के निवासी भाग गए थे। जॉर्ज अपने साथ 2 फॉरेस्ट गार्ड गेम स्काउट को साथ लाए थे। इन फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा
जब गांव में घूम घूम कर लोगों को पुकारा गया, तब जाकर जो लोग कुछ गांव में रह गए थे वे धीरे धीरे बाहर आए। इस सारे काम में इतना समय हो गया था कि अब मानव भक्षी शेरों को ढूंढना कठिन था, क्योंकि शाम का धुंधलका छाने लगा था और रात के अंधेरे में शेरों को जंगल में खोजना मौत को दावत देना था। दूसरे मुंबईगा गांव के वे निवासी जो भागे नहीं थे, वे बहुत डरे हुए थे। रात आने से वे बहुत घबरा गए थे और उनको लग रहा था कि आज की रात भी कहीं वो बब्बर शेरों का ग्रुप उनके यहाँ पर हमला ना कर दे। तब उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके जॉर्ज से प्रार्थना की कि आज रात वो इस गांव से ना जाए। तब जॉर्ज ने सारे उन इक्का दुक्के जो लोग बचे थे उनको एक झोंपड़ी में इकट्ठा किया और उनकी सुरक्षा के लिए जो दोनों फॉरेस्ट गार्ड थे उनकी ड्यूटी लगा दी। गांव वालों की सहायता से वो जो झोंपड़ी थी जिसमें वे सारे लोग इकट्ठे होकर के रात बिता रहे थे और 2 फॉरेस्ट गार्ड उनके साथ थे, वहां पर उस झोंपड़ी से कुछ कदम की दूरी पर उन्होंने एक खड्डा खोदा था और उस खड्डे के अंदर वो खुद राइफल लेकर के बाहर बैठे रहे। सारी रात उन्होंने बब्बर शेरों का इंतजार किया, लेकिन बब्बर शेरों ने नहीं आना था, सो वो नहीं आए, क्योंकि बब्बर शेरों की ये पॉलिसी थी कि जहां पर वो हमला करते थे दोबारा वहां पर वो लौटकर अगले दिन नहीं आते थे। और जल्दबाजी में खोदा गया वो खड्डा आरामी का साबित हुआ और सारी रात बड़ी मुश्किल करवट बदल बदल के जॉर्ज रश्बी ने उस खड्डे में बिताई और .470 डबल बैरल राइफल के साथ वो वहां पर बैठे रहे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जो जॉर्ज थे वो अपने खड्डे में से बाहर आ गए और सीधा उस लड़की के पास गए। पूरी रात उस लड़की के रोने की आवाज जॉर्ज रश्बी सुनते रहे थे। वो लड़की अपने माँ बाप को याद करके रो रही थी और बता रही थी कि उसके माँ बाप को वो बब्बर शेर खा गए हैं। और जॉर्ज रश्बी ने भी ये माना कि हो सकता है वो बब्बर शेरों के हाथों चढ़ गए हों। और जब सुबह का थोड़ा सा उजाला फैला तो जॉर्ज रश्बी ने अपने जो दोनों फॉरेस्ट गार्ड थे उनके साथ बात की कि अब क्या किया जाए, आगे की योजना पर कैसे अमल किया जाए, कहाँ उसको खोजा जाए, उन बब्बर शेरों को, ये जो निशान बने हुए हैं इनका पीछा किया जाए या यहाँ पर एक रात और रुका जाए। अभी वो आपस में ऐसे विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति चला आ रहा है और जॉर्ज रश्बी उस दिशा की तरफ देखने लगे। उसके बाद फिर 2 आदमी नजर आए, फिर 5 नजर आए, करते करते 10-12 आदमी इन लोगों को नजर आने लगे। जब वो पास में आए तब पता चला कि वो इसी गांव के भागे हुए वे व्यक्ति थे जो पिछली रात बब्बर शेरों के हमला करते समय वहां से भाग गए थे। और उन आए हुए व्यक्तियों में उस लड़की की खुशी का ठिकाना ना रहा कि उसने देखा कि उसका पिता भी उन 8-10 लोगों के बीच में है और लड़की जाकर के अपने पिता से लिपट गई और रोने लगी। और उसके रोने के बाद में जब लड़की कुछ शांत हुई तो उसने अपने पिता से पूछा कि माँ कहाँ है। तब उस लड़की के पिता ने उसको बताया कि वो जो माँ है वो उन मानव भक्षी शेरों का शिकार हो गई है। क्या? हैरान हो गए जॉर्ज रश्बी। उन्होंने पूछा कि वो कैसे। तब उस लड़की के पिता ने बताया कि उस रात वो जान बचा करके वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में चले गए थे और उस गांव में जाकर के उन्होंने पूरी रात बिताई और अगले दिन पूरी दिन दोपहर में दिन के उजाले में वही बब्बर शेरों का ग्रुप ने उसी गांव के ऊपर हमला कर दिया जिस गांव में ये लोग जाकर के रुके हुए थे। बब्बर शेरों के ग्रुप को गांव की तरफ आते हुए देख करके गांव वाले भाग भाग कर गए, अपने जो झोपड़ियां थी उनमें घुस गए, लेकिन वो जो उसकी माँ थी वो बाहर ही रह गई। वो जल्दी से झोपड़ी में घुस नहीं सकी और बब्बर शेरों के ग्रुप ने उसकी माँ को पकड़ लिया और वहीं गांव के बीच में पकड़कर खा डाला। कितनी विडंबना की बात है कि वो माँ जो उस रात बब्बर शेरों के ग्रुप से बची थी, अगली रात उसी बब्बर शेरों के ग्रुप के द्वारा दूसरे गांव में मारी गई। अब जॉर्ज रश्बी ने फैसला किया कि जल्दी से जो कुछ मिलता है उसको खा करके उस गांव की तरफ जाए जिस गांव में उन बब्बर शेरों ने इस 8 वर्ष की लड़की को, माँ को मारा था। और इसके बाद जो जॉर्ज रश्बी थे उन्होंने अपने दोनों जो गेम वार्डन थे, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, उनको लिया, साथ में उस लड़की के पिता को भी लिया और सीधा उस गांव की दिशा की तरफ निकल पड़े। अब इसके बाद की आगे की जो कहानी है वो मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और खतरनाक कहानी है आगे,
और जॉर्ज रश्मी किस प्रकार ढूंढ ढूंढ कर इन बब्बर शहरों को ठिकाने लगाएंगे, ये सब आपको आगे बताया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।